इसके बाद बात करते हैं अपने कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में मुख्य रूप से जो ग्लूकोज है, सुक्रोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है, सेलुलोज है, स्टार्च है, इन पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्लूकोज के बारे में जानते हो आप? ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन होते हैं। 1 2 3 4 5 और 6। ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं। 1 2 3 कार्बन के OH होता है, वो लेफ्ट साइड में होता है। बाकी में OH है वो क्या होता है? राइट साइड में होता है। ग्लूकोज एक एल्डिहाइड होता है, तो ऊपर एल्डिहाइड समूह लगा होता है। जहां पर OH नहीं है वहां पर क्या है? H है। ये ग्लूकोज है। इस संरचना, इसको कहा जाता है सिंपल संरचना है। ग्लूकोज की चक्रीय संरचना भी बनती है, वो भी बनाकर दिखाएंगे। अब इसमें क्रियल कार्बन है वो 4 है, लेकिन चक्रीय संरचना में क्रियल कार्बन की संख्या क्या होती है? 5 होती है। तो क्रियल कार्बन वह होता है जिसकी चारों संयोजकताएं अलग अलग समूह द्वारा जुड़ी हो। इसकी चक्रीय संरचना में क्या होगा? चक्रीय संरचना यही बढ़ाकर दिखाते हैं आपको कि ये ऑक्सीजन को बीच में ले लो और इसके साथ हाइड्रोजन था, उसको यहां लगा दिया मान लो, तो ये OH है। OH है। इस प्रकार से आप चक्रीय संरचना बनाओगे, बहुत ही सरल काम है। इस प्रकार से बना दो आप। 6 सदस्यीय वलय बनती है। O को बीच में ले लिया, बाकी कार्बन है। ऐसे गिनती करना, ऐसे गिनती करोगे यानी कि क्लॉकवाइज, तो इधर वाले जो ग्रुप है इसको बाहर ऊपर लेना है और जो अंदर वाले हैं उनको नीचे लेना है। 1 नंबर कार्बन है तो बाहर क्या है? H है, अंदर क्या है? OH है। जो अंदर है उसको नीचे ले लो। यहाँ पर देखो H है, OH है। यहाँ पर देखो 3 नंबर पर बाहर है उसको ऊपर, अंदर है उसको नीचे। इधर बाहर है उसको ऊपर, अंदर है उसको नीचे। इसी प्रकार से बड़े को ऊपर लिख दो और छोटे को नीचे लिख दो, क्योंकि दोनों ही बार थे। तो ये ग्लूकोज की चक्रीय संरचना है। तो ग्लूकोज एल्डिहाइड होता है, चक्रीय संरचना पाई जाती है इसकी, और चक्रीय संरचना में ज़्यादातर ये चक्रीय संरचना में रहता है। बहुत ही कम मात्रा में ये बगैर चक्रीय संरचना के रहता है। अब कई बार एग्जाम में आता है कि ग्लूकोज में कितने OH हैं, कैसे पता चलेगा? इसका पता लगाने के लिए आपको करवाना होगा ग्लूकोज की क्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। ग्लूकोज की क्रिया किसके साथ कराओगे? एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। एसिटिक एनहाइड्राइड एसिटिक अम्ल है, जैसे मान लो ये है CH3COOH, ये एसिटिक अम्ल है। इसी प्रकार से ये भी एसिटिक अम्ल है CH3COOH। इसको मैं उल्टा लिख रहा हूँ CH3COOH। बीच में से एनहाइड्राइड का अर्थ ही होता है जल बाहर निकल गया, यहाँ से H गया और यहाँ से O गया, तो बचा क्या? CH3CO और CH3CO, और ये ऑक्सीजन है वो बीच में आ जाएगा, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो ये ग्लूकोज की क्रिया किसके साथ करवा दी गई है? एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करवा दी गई है। तो ये ग्लूकोज का सूत्र है CHOH 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 CHOH। 1 2 3 4 और एक 5 कार्बन हो गए और CH2OH। तो देखो ऊपर CHO है, नीचे CH2OH है, बाकी 4 CHOH है। एसिटिक एनहाइड्राइड के अब देखो यहाँ से एसिटिक अम्ल बाहर निकलेगा। इसी प्रकार से ऐसा कैसा बनाना है सब जगह, और यहाँ से क्या निकालना है बाहर? एसिटिक अम्ल बाहर निकालना है। जो बच गया है उसको क्या कर दो आप? जोड़ दो। तो इस अभिक्रिया से क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि ग्लूकोज है उसमें कितने OH हैं, यानी कि एल्कोहलिक समूह कितने हैं। इसको ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, बात एक ही है। OH समूह कितनी है? तो इस अभिक्रिया से पता लग गया कि ग्लूकोज के अंदर जो OH है वो कितनी है? 5 हैं। तो ये बाहर निकल गया, बचा है उनको जोड़ दो बस। इनको इस प्रकार से आप जोड़ दो। आगे लिखोगे
तो ये इसको जोड़कर लिख दोगे तो ये अभिक्रिया इसकी हो जाएगी। तो कई बार एग्जाम में आता है ग्लूकोज में कितने OH होते हैं, 5। कैसे पता चला, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ क्रिया कराई तो पता चला। ग्लूकोज में कितने कार्बन है, कैसे पता चला, ये साखित है, सीधा है, लाल फास्फोरस और HI के साथ क्रिया कराओ। तो ग्लूकोज की क्रिया यदि लाल फास्फोरस व HI के साथ होने पर क्या बनता है, नॉर्मल एक्सेन बनता है। नॉर्मल एक्सेन का अर्थ है CH3 CH2 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 और CH3। तो इसका मतलब इसमें कितने कार्बन हैं, 6, और सीधी श्रृंखला में है। तो तब पता चला कि ग्लूकोज में जो कार्बन है वो सीधी श्रृंखला में है। अब तो ये ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बन गया है। तो ये पहले ये ग्लूकोज है, और ग्लूकोज की क्रिया किसके साथ करा दें, अपने लाल फास्फोरस और HI के साथ है, तो क्या बनेगा, नॉर्मल एक्सेन बनेगा। तब पता चल जाता है कि ग्लूकोज में कितने OH हैं। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करवा दिया जाए, दुर्बल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में करवाया जाए, Br2CCl4 की उपस्थिति में करा दिया जाए तो ग्लूकोनिक अम्ल बनता है, यानी कि ये समूह COOH में बदलता है। किस Br2 और CCl4 की उपस्थिति में करवा दिया जाए, इसको ग्लूकोनिक अम्ल कहते हैं। और यदि ये प्रबल ऑक्सीकारक HNO3 हो तो इससे क्या बन जाता है, फिर दोनों ही समूह COOH में बदल जाता है, इसको सेकेरिक अम्ल कहते हैं। कब है, जब ग्लूकोज की क्रिया किसके साथ करा दी जाए, HNO3। HNO3 क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, प्रबल ऑक्सीकारक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया होती है कि ग्लूकोज की क्रिया करवा दी जाए फेनिल हाइड्रोजन के साथ तो बनता है ओसाजोन। क्या बनता है, ओसाजोन। ये ओसाजोन का निर्माण बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ओसाजोन क्या होता है। थोड़ा समझो कि ये ग्लूकोज है, ये रहा ग्लूकोज, और इसके ये CHOH 4 होते हैं, तो इसको मैं 3 बार लिख देता हूं, और नीचे क्या है, CH2OH। इस ग्लूकोज की क्रिया किसके साथ करवा दी, फेनिल हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन कहा जाता है NH2NH2 को। फेनिल हाइड्रोजन का अर्थ है एक हाइड्रोजन हटाकर बेंजीन वलय जोड़ दी गई है। आप बेंजीन वलय को इस प्रकार से लिख दो, या बेंजीन वलय में कार्बन 6 होते हैं, हाइड्रोजन 5, एक हाइड्रोजन हटकर ये फेनिल समूह जुड़ गया, C6H5 है। अब क्या होगा ओसाजोन में, ये पहला फेनिल हाइड्रोजन आया और जल काणु क्या हो गया, बाहर निकल गया। जल काणु बाहर निकल जाएगा तो क्या होगा, देखो जल का ये अणु देखो बाहर चला गया है, ये ऑक्सीजन रहा और ये हाइड्रोजन रहा, इनको मैं जोड़ रहा हूं, ये बन गया है। इसके बाद में एक फेनिल हाइड्रोजन को और बुलाकर लाए कि फेनिल हाइड्रोजन ये आ चुकी है, दूसरी फेनिल हाइड्रोजन, और देखो देखो ध्यान से क्या हो रहा है। दूसरी फेनिल हाइड्रोजन क्या करेगी, यहाँ वाले एक हाइड्रोजन को हटाया और दूसरे को हटाया, 2 हाइड्रोजन को हटाएगी तो ये आ गया, एक हाइड्रोजन इसको देगी, दूसरी हाइड्रोजन इसको देगी, तो ये क्या बन गया, NH3। तो NH3 बाहर निकलेगी, और दूसरी हाइड्रोजन इसको दी तो C6H5NH2। C6H5NH2 का अर्थ है ये एनिलीन है, तो एनिलीन क्या हो गई, बाहर निकल गई, तो ये बन गया। तो 2 फेनिल हाइड्रोजन क्रिया करने के बाद में ये प्रोडक्ट बना। उसके बाद में फिर तीसरी फेनिल हाइड्रोजन आई है, और देखो तीसरी फेनिल हाइड्रोजन आने से क्या हुआ है, और ये जल काणु बाहर निकल गया है, और जल काणु बाहर निकलने से ये बन गया, इसी को कहा जाता है ओसाजोन। तो ओसाजोन समझ गए होंगे क्या होता है ओसाजोन। इसके बाद में आता है कि ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कैसे बदला जाता है, या फ्रक्टोज को ग्लूकोज में कैसे बदला जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि ग्लूकोज को फ्रक्टोज में और फ्रक्टोज को ग्लूकोज में। इसके पश्चात जो ये एल्डोल्स हैं उसका श्रेणी में, जैसे 4 कार्बन का है तो 5 वाले में कैसे बदलेंगे, यानी कि एल्डोलों की श्रृंखला में वृद्धि कैसी होती है,
और श्रृंखला में निम्नीकरण कैसे होता है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। एक होता है लोबरी डी ब्राइन एक्केनस्टीन पुनर्विन्यास। कई बार एग्जाम में आता है लोबरी डी ब्राइन एक्केनस्टीन पुनर्विन्यास क्या होता है। ये बहुत ही सरल होता है। जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज को सांद्र क्षार को मैं OH माइनस से बता दो, ग्लूकोज को सांद्र क्षार की उपस्थिति में रख दिया जाए तो ये किस में बदल जाता है, मैनोज में बदल जाता है। ये किस में बदल जाता है, मैनोज में बदल जाता है। और इसके साथ साथ ग्लूकोज है वो किस में बदल जाता है, फ्रक्टोज में बदल जाता है। यानी कि ग्लूकोज है वो मैनोज में भी बदल सकता है और फ्रक्टोज में भी बदल सकता है, और फ्रक्टोज भी मैनोज में बदल सकता है। तो ये आपस में क्या होते हैं, एक आपने केवल ग्लूकोज लिया और सांद्र क्षार ले लिया तो वो ग्लूकोज है मैनोज में बदल जाएगा, मैनोज फ्रक्टोज में बदल जाएगा, फ्रक्टोज ग्लूकोज में वापस बदल सकता है। तो इस प्रकार का आपस में एक पुनर्विन्यास पाया जाता है। इसी पुनर्विन्यास को क्या कहा जाता है, लोबरी डी ब्राइन एक्केनस्टीन पुनर्विन्यास। तो लोबरी डी ब्राइन एक्केनस्टीन पुनर्विन्यास में क्या होता है, ग्लूकोज है वो सांद्र क्षार की स्थिति में मैनोज में बदल जाता है, मैनोज सांद्र क्षार की स्थिति में फ्रक्टोज में, फ्रक्टोज सांद्र क्षार की स्थिति में मैनोज में। यानी कि इनमें आपस में एक है, ये इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, ये इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। तो ये साम्य होता है। इसी को क्या कहा जाता है, लोबरी डी ब्राइन एक्केनस्टीन पुनर्विन्यास। तो इनकी संरचना भी आप बनाकर दिखा दोगे तो ज़्यादा ध्यान में आएगा आपके कि ग्लूकोज की संरचना आप जानते हो CHO, और CHOH है वो आपके 4 बार है, नीचे क्या है CH2OH। इसकी वैसे आपको खुली संरचना भी बनाकर दिखाई थी कि आप सीधी श्रृंखला बनाओ। कितने कार्बन हैं, 6, 1 2 3 4 5 6। तीसरे नंबर कार्बन पर OH बाईं तरफ है, बाकी में OH है वो दाईं तरफ है, और ऊपर CHO है, नीचे क्या है CH2OH है, इधर HH है। तो ये क्या है, ग्लूकोज है, और ये ग्लूकोज भी कौन सा है, डी ग्लूकोज है। और सभी कार्बोहाइड्रेट डी होते हैं, सभी के सभी डी होते हैं, एल कोई कार्बोहाइड्रेट होता ही नहीं। अपने बिना सोचे समझे इनके आगे डी लिख दिया करो, बड़ा डी, छोटा डी मत लिख देना, बड़ा डी। आगे बात ध्यान में। अब देखो ग्लूकोज की संरचना आप जानते हो, मेनोज में क्या करना है, मेनोज ग्लूकोज जैसा ही होता है, अंतर क्या होता है, बस 2 नंबर कार्बन पर होता है। इसमें H इधर है, OH इधर है। मेनोज बनाओगे तो ये बस ऐसे बना दोगे, OH इधर, H इधर, ये मेनोज है। तो मेनोज की जगह इस प्रकार फ्रक्टोज होता है, एक कीटोन होता है। तो ग्लूकोज की संरचना ध्यान है, ग्लूकोज की एक सीख लो आप, उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 5 और 6। तीसरे नंबर कार्बन पर OH बाईं तरफ, बाकी में OH है वो दाईं तरफ है। जहां OH नहीं है वहां पर क्या है, H है, ऊपर CHO है, नीचे CH2OH है, बाकी जगह क्या है H है। तीसरे नंबर कार्बन पर OH बाईं तरफ, ये तो क्या है, ग्लूकोज है। फ्रक्टोज बनाना हो तो इन दोनों हाइड्रोजनों को ऊपर भेज दो, ये हाइड्रोजन एक यहाँ गई, एक यहाँ गई, यहाँ पर क्या बन गया, कीटोन। ये क्या है, फ्रक्टोज है। कौन सा फ्रक्टोज, डी फ्रक्टोज। तो इनकी संरचना भी बनाकर दिखा दोगे तो ये क्या होगा, लोबरी डी ब्राइन एक्केनस्टीन पुनर्विन्यास। एक होता है सुक्रोज, सुक्रोज के लिए आप ग्लूकोज और फ्रक्टोज, दो ग्लूकोज बनाना सीखे, फ्रक्टोज बनाना सीखे। जब ये दो आपस में जुड़ जाएं 1 और 2 नंबर कार्बन से तो क्या बन जाता है, फ्रक्टोज। और माल्टोज में क्या होता है, अल्फा डी ग्लूकोज आपस में जुड़ जाए तो माल्टोज। माल्टोज से ऐसे ध्यान रखना, माँ के बेटे समान होते हैं माल्टोज। माल्टोज में दोनों सेम ही होते हैं। कौन कौन से, ग्लूकोज और ग्लूकोज इकाइयाँ आपस में जुड़ी हुई होती है माल्टोज में। तो लैक्टोज में ग्लूकोज और ग्लैक्टोज होता है। तो माल्टोज की संरचना बनाकर दिखाता हूं मैं। माल्टोज बहुत ही सरल है। माल्टोज की ज्यादा संख्या में माल्टोज हो
तो क्या बन जाता है, स्टार्च बन जाता है। यानी कि माल्टोज में तो 2 ही ग्लूकोज होते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज अल्फा डी ग्लूकोज, और बहुत ज़्यादा हो जाए तो स्टार्च होता है। जैसे देखो, थोड़ा ध्यान से देखोगे, बहुत ही सरल है कि 1 2 3 4 5 6, तीसरे नंबर कार्बन पर OH बाईं तरफ, बाकी में OH है वो दाईं तरफ है, और ऊपर CHO है, नीचे CH2OH है, जिधर OH नहीं है उधर H है, तो ये ग्लूकोज है। और ग्लूकोज की चक्रीय संरचना बनानी हो तो यहाँ से O और H, और इधर ये OH रह गया। इसको OH यदि लेफ्ट साइड में OH होता तो इसको कहा जाता है बीटा, और राइट साइड में OH है तो इसको क्या कहेंगे, अल्फा डी ग्लूकोज है। ये क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज है। तो ऐसे ध्यान रखना, ले बेटा, कोई भी चीज होती है तो अपने लाते ही क्या करते हैं, अपने बेटे को देते हैं कि ले बेटा, बेटा उसे बेटी हुए की बात है, ले बेटा। यानी कि लेफ्ट साइड में OH हो तो बीटा होता है, और ये राइट साइड में OH है, इसका मतलब ये क्या है, अल्फा है। अब देखो इसकी चक्रीय संरचना बना रहा हूं मैं, ध्यान दें कि जो बाहर है उनको ऊपर लिखना है, अंदर है उनको नीचे रखना है। तो इधर से जैसे 1 2 3 4 5 और 6, तो 1 2 3 4 5 और 6, तो 1 नंबर पर बाहर कौन है, H, तो ऊपर, अंदर कौन है, OH। 2 नंबर पर बाहर कौन है, H, अंदर कौन है, OH, बाहर कौन है, अंदर कौन है, यहाँ पर क्या जाएगा, CH2OH और H, ये दोनों ही बाहर है तो बड़ा ऊपर छोटा नीचे, ये क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज। और ऐसा का ऐसा ये एक अल्फा डी ग्लूकोज मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ध्यान से देखना, ये लो जी, ये बना रहा हूँ मैं, और आप बनाना सीख चुके हैं और कोई दिक्कत है नहीं आपके। एक बार बनाकर देख लोगे तो आपके आजीवन याद रहेगा। इस प्रकार से है। अब देखो इसका 1 2 3 4, इसका 1 नंबर कार्बन है, इसका 4 नंबर कार्बन आपस में क्रिया कर ले, OH नजदीक आ गया, जल काणु बाहर निकल जाए, तो ये क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज, और ये भी क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज। और अल्फा डी ग्लूकोज आपस में क्रिया कर ले, जल काणु बाहर निकल जाए। देखो जल काणु बाहर निकलने के बाद में क्या बचा, ये ऑक्सीजन एक बीच में आ जाएगा। अब ये अल्फा डी ग्लूकोज क्रिया कर गए, अब क्या बना है, जो भी बना है इसे माल्टोस कहा जाता है। ये क्या बन गया, माल्टोस बन गया। जब 2 अल्फा डी ग्लूकोज आपस में जुड़ते हैं तो माल्टोस बनता है। 2 से ज्यादा जुड़ जाए, बहुत से जुड़ जाए, तो आप इस प्रकार से कह दो और भी जुड़ रही हैं इधर, और इधर कह दो और भी इधर जुड़ रही हैं, तो ये क्या बन गया, ये स्टार्च बन गया। ये स्टार्च बन गया। स्टार्च में 2 प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है, एक 2 प्रकार की श्रृंखलाएं पाई जाती है। इसमें तो 1-4 पाई जाती है लिंकेज, और कई बार क्या होता है 1-4 आपस में जुड़ जाती है तो इसको 1-6 भी कहा जाता है, 1-6 वाली भी होती है। आप स्टार्च एग्जाम में आता है तो एक इस प्रकार की बनाकर दिखा देना, फिर ऐसी 2 बनाना और उनको आपस में 1-6 लिंकेज से जोड़कर दिखा देना, यानी कि ऐसी 3 बनाकर दिखा देना। स्टार्च एग्जाम में आ जाता है तो स्टार्च में 1-4 लिंकेज होती है, और स्टार्च एक अपचायिक शर्करा होती है। और एक ध्यान रखो कि सुक्रोज अनअपचायिक है, बाकी कोई भी आ जाए वो अपचायिक होती है। सुक्रोज है वो अनअपचायिक होती है, और बाकी अपने जो सिलेबस में है वो अपचायिक होती है। तो सुक्रोज स्पेशल अनअपचायिक में महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है जो पूछा जाता है। स्टार्च में अल्फा डी ग्लूकोज होता है, स्टार्च और सेलुलोज में केवल एक अंतर है, स्टार्च में अल्फा डी ग्लूकोज होता है जबकि सेलुलोज में बीटा डी ग्लूकोज होता है। अल्फा की जगह बीटा आता है, बस OH इधर आ जाता है, सेलुलोज में OH इधर। तो स्टार्च और सेलुलोज में एक अंतर है, अल्फा की जगह क्या आ जाता है, बीटा आ जाता है। बाकी 1-4 लिंकेज दोनों में ही है।